आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास क्लास 9th। आप फ्रांस की क्रांति का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फ्रांस की क्रांति कब हुई, कौन वहाँ का राजा था और उसकी पत्नी का नाम क्या था, इस बारे में सब कुछ पता, कितने स्टेट में जो है फ्रांस बटा हुआ था। आज पढ़ेंगे कि हम क्रांति की शुरुआत कब हुई। पिछले भाग में देख चुके हैं कि लुई सोलह ने कर बढ़ा दिए थे। ठीक है, तो प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए स्टेट यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, यानी कि सम्राट जो है अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। एक प्रतिनिधि जो कि प्रतिनिधि सभा होती थी, उनके अकॉर्डिंग वो जो है अपने अपने स्टेट से तीनों स्टेट जो में अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, और लेकिन सम्राट यही निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी। ठीक है, तो इसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए कर के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के बरसाए आलिशान भवन को सजाया गया। ठीक है, और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में 300 प्रतिनिधि भेजे थे। पहले और दूसरे ने कितने कितने भेजे थे? 300 300। 3 स्टेट में बटा हुआ था, तो पहले और दूसरे ने 300 प्रतिनिधि भेजे थे, और तीसरे स्टेट के जो थे उन्होंने 600 प्रतिनिधि इनके पीछे खड़े कर दिए गए थे। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि उसके अपेक्षाकृत शिक्षित वर्कर रहे थे। जैसे मैंने बताया था ना कि तीसरे स्टेट के लोग जो थे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, किसानों और तब कारीगरों की सभा में इनका जो प्रवेश था वो वर्जित था, यानी कि तीसरे स्टेट में जो किसान और औरत थी वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों की मांगों की सूची बनाई गई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि स्टेट जनरल ने लुई 16वें की स्पर्धा का पालन करने के लिए डेट बढ़ दिया, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की पूरी सभा पर मतदान कराया जाना चाहिए। प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा, यानी कि जैसे हमारे देश में है कि एक सदस्य सिर्फ एक ही वोट दे सकता है। जिससे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल और कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समतोलन में प्रस्तुत किया था। किसने लिखी थी ये पुस्तक? ये लिखी थी रूसो ने। ठीक है, जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताने लगे, परंतु तीसरे स्टेट ने तो ये कहा था कि एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है, परंतु जो लुई 16वां था उसने इसको बहिष्कार किया इसका कि भाई ये नहीं होगा। परंतु तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मांगते थे? प्रतिनिधित्व मांगते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वायसराय के स्टोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। ठीक है, इसमें शपथ ली गई कि जब सम्राट की शक्तियों को कम कर दिया जाए और संविधान तैयार किया जाए। जैसे एक लोकतंत्र शासन होता है ना कि इसमें राजतंत्र के शासन, राजा शासन नहीं चलाता बल्कि एक संविधान के द्वारा शासन चला जाता है। तो तीसरे स्टेट के लोगों ने ये मांग की थी कि भाई एक संविधान तैयार किया जाए, तब असेंबली भंग नहीं होगी। तो इसलिए मेरायो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विषय को समाज को खत्म करने की वजह से सहमत था। ठीक है, इसके बाद आता है कि भाई जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का पारित करने में व्यक्त थे तो फ्रांस आंदोलित रहे। कड़ाके की ठंड के कारण जो फसल थी वो फ्रांस की पूरी तरह से मारी गई थी। अब क्या थी कि पाव रोटी की जो कीमत थी वो किसको छू रही थी? आसमान को छू रही थी। बेकरी जो मालिक थे वो इसका फायदा उठा रहे थे, जैसे कि जमाखोरी में जुटे हुए थे। जमाखोरी का मतलब होता है कि जब किसी चीज को कम होती है जिसकी मात्रा, और उसको बहुत से लोग जो व्यापारी होते हैं उसको जमा करके रख लेते हैं और अपने ही अनुसार उनके रेट लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि लोग बेकरी की दुकानों पर लोग घंटों घंटों इंतजार करते हैं कि पाव रोटी मिल जाए, तो परंतु उनको पाव रोटी नहीं मिलती थी। तो औरतों की भीड़ ने दुकान पर क्या कर दिया? धावा लगा दिया। ठीक है, दूसरी तरफ जो सम्राट ने सैनिक पैरी में प्रवेश करने का क्या कर दिया? आदेश दे दिया। देहाती इलाकों में गांव में अफवाहें फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह को बुला लिया है जो पकी फसलों को तबाह करने में निकल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो ग्रामीण के लोग पर आक्रमण कर दिए थे। किसने? पब्लिक ने कर दिया, क्योंकि उनको पावर्टी नहीं मिल रही थी। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दी कि यह मान लिया जाए कि उसकी सत्ता अब पूरे संविधान का अंकुश होगा। तो 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करो कर्तव्य और बंधनों से सामंती व्यवस्था के अनुमोदन का आदेश पारित किया और पादरी वर्ग के लोगों को अपने विशेष अधिकार को छोड़ देने का क्या कर दिया? विवश कर दिया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई थी। समझ में आ गया? इस तरह से थोड़ी थोड़ी यहाँ पर उसकी फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होने लगी थी। अब पढ़ेंगे कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र कब बना। नेशनल असेंबली ने 1791 संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ पर केंद्रित होने के बजाय अब शक्तियों को विविध संस्थाओं में बांटा गया। जैसे अब हमारे लोकतंत्र शासन में 3 तरफ संस्थाओं में बांटी गई हैं शक्तियाँ, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
ठीक है, पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की क्या रखी गई, नींव रखी गई। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं था। बस 25 वर्ष से कम उम्र वाले केवल एक ही ऐसे पुरुष को सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका था। यानी कि ऐसे लोगों को कर देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार था जो 25 वर्ष के थे, कि जो कम से कम 3 दिन, जैसे 3 दिन लोग मजदूर को मजदूरी मिलती है, उतना वो क्या करे, कर चुका है। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने के लिए असेंबली का सदस्य के लिए लोगों को उच्चतम श्रेणी में होना पड़ता था। तो ये दूसरा था इसका। संविधान पुरुष और नागरिक घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के नैतिक अन्य अधिकार के रूप में स्थापित किया गया और यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म प्राप्त थे। इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का एक कर्तव्य माना गया कि प्रत्येक नागरिक को नैतिक अधिकारों की रक्षा की जाए। यानी कि संविधान में अब संविधान लागू हो गया था तो पुरुष और नागरिकों की घोषणा पत्र शुरू हुआ था, जिसमें जीवन के स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार और अन्य अधिकार, ये सारे अधिकार उन लोगों को दिया जाता था जो कि जन्म से ही उन्हें प्राप्त कर लिया जाता था और उनको बाद में क्या हुआ था कि उनको छीना नहीं जा सकता था। ठीक है, जैसे हमारे देश में क्या होता है, मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखो राजनीतिक प्रतीकों के मायने क्या थे। ये जैसे कुछ ये आपको चिन्ह दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे टूटी हुई जंजीर, दासों को बांधने को इसका प्रयोग किया जाता था। छड़ी का व्यंग्य, इसमें अकेली छड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता और कठोर को नहीं, एकता को बल मिलता था। उसके बाद है त्रिभुज, सप्तर्षि ज्ञान का प्रतीक था, जो कि सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा दे। ये सारे ये चिन्ह थे जिस प्रकार से। ठीक है, तो ये जैसे नीला सफेद लाल फ्रांस के क्या है, राष्ट्रीय रंग है। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से हैं, नीला, सफेद और लाल। ठीक है, तो इस तरह से ये वहाँ के फ्रांस के ये चिन्ह थे। अब आता है कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। यहाँ तक आपने पढ़ा था कि भाई संविधान किस तरह से लागू हुआ। अब अगला उसमें पढ़ेंगे हम क्लास में कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई। नेक्स्ट क्लास में इस आगे पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।